Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study, Stronger Ways to Stronger Future. This is दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। आज अपना 17th लेक्चर कोरिलेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कोरिलेशन के बारे में जाना था और हमने वहां पर ग्राफिकल मेथड्स जो अपने थे दोनों के दोनों वो कंप्लीट किए थे। आज हम करने वाले हैं जो हमारे अलजेब्रिक मेथड्स है उनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को दबा के ऑल का बटन जरूर प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, चलिए। और साथ साथ टेलीग्राम पे एक ग्रुप है वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन जो भी अपडेटेशन रहती हैं वो सारी की सारी टाइमली मिल जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अलजेब्रिक मेथड है, लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था क्या, जो हमारा ग्राफिकल मेथड थे वो वाले दोनों के दोनों। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड है, आप जाके देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का है और यहाँ पर आई बटन पे भी आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंट वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, कहता कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट मेथड क्या है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। सबसे पहली बात तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके रिसर्च वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, देखिए इसमें कहता क्या है, जो कार्ल पियर्सन है हमने वहां पे डिस्कस किया था जब हमने कर्टिसिस किया था, तो वहां पे हमने देखा था कार्ल पियर्सन जो है वो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करता है, हमने देखा था। तो कहता है ये इट इज ए आइडियल मेजर है और हमने कहा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा मेजर है। और अगर सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मेथड की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये आइडियल मेजर क्यों है, क्योंकि ये बेस है किस पे, मीन पे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे। मीन क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें इसके मीन के थ्रू हम लोग फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। और देखिए हम कर रहे हैं कोरिलेशन में बात कर रहे हैं इसकी, तो फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं मीन के थ्रू। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो वैसे ही बेस्ट है हमने वहां पे भी देख लिया था। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक स्टैंडर्ड के साथ कितना डेविएट कर रही है आपकी चीजें वो देखते हैं। चलिए पढ़िए, इट इज ए क्वांटिटेटिव मेथड। पहली बात तो कैसा है, क्वांटिटेटिव मेथड। इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज होंगे, एक रिजिड फॉर्मूला होगा। और अगर रिजिड फॉर्मूला होगा तो अपने पास जो आंसर आएगा वो ज्यादा बेटर आएगा एज कंपेरिजन टू ग्राफिकल मेथड्स, है ना। तो क्वांटिटेटिव मेथड है ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन। दिस मेथड हैज बीन गिवन बाय द कार्ल पियर्सन एंड आफ्टर हिज नेम इट इज नोन एज द पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि कार्ल पियर्सन का एक और नाम क्या है, पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखो कार्ल पियर्सन, पियर्सन से तो पियर्सन याद रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्यों, क्योंकि कोरिलेशन को हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा, कोरिलेशन के सबसे पहले लेक्चर में, कि ये एक रिलेटिव मेजर है, ये एब्सोल्यूट मेजर नहीं है। तो रिलेटिव है तो हम लोग वैसे भी कोफिशिएंट कहते हैं उसे, है ना। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ वर्किंग आउट कोरिलेशन कोफिशिएंट। दिस मेथड हैज द फॉलोइंग मेन कैरेक्टरिस्टिक। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए क्या क्या है। नॉलेज ऑफ डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन आपको क्या प्रोवाइड कराता है, कोरिलेशन आपको नॉलेज प्रोवाइड कराता है किसके रिगार्डिंग, डायरेक्शन के रिगार्डिंग। क्योंकि हमने देखा कि ये एक तो डायरेक्शन बताएगा और ये आपको एक कुछ डिग्री भी बताएगा कि कोरिलेशन दो वेरिएबल्स में कितना कोरिलेशन मेंटेन हो रहा है। ठीक है, बाय दिस मेथड द डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन इज डिटरमाइंड वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है वो कौन बताएगा आपको, अलजेब्रिक मेथड में पहला कौन सा है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, वो आपको बताएगा डायरेक्शन क्या है कोरिलेशन की। क्लियर। फिर है नॉलेज ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो डिग्री भी बताएगा, डिग्री कौन कौन सी, वही चीज -1 से लेकर कहां तक, +1 तक। बाय दिस मेथड इट बिकम्स पॉसिबल टू मेजर कोरिलेशन क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली मतलब क्वांटिटी की बात हुई है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रेंज बिटवीन द -1 से लेकर कहां तक, +1 तक। द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिव्स नॉलेज अबाउट द साइज ऑफ द रिलेशनशिप। तो यहां पे हमें किस रिगार्डिंग नॉलेज मिलेगी कि जो रिलेशनशिप है उसका साइज क्या है, उसकी डिग्री क्या है, वो भी पता चलेगा। तो हमने ऑलरेडी देख लिया डायरेक्शन में, डिग्री भी, और हमने 5 तरह की डिग्री करी थी लास्ट लेक्चर में, वो वीडियो प्लीज देख लीजिएगा, मैंने एक बहुत अच्छे स्केल के थ्रू वहां पे आपको बताया था। ठीक है, फिर आइडियल मेजर है, बिल्कुल है आइडियल मेजर है। इट इज कंसीडर टू बी एन आइडियल मेजर ऑफ कोरिलेशन एंड इट इज बेस्ड ऑन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्यों ये आइडियल मेजर क्यों है, क्योंकि ये मीन पे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कोवेरियंस। कार्ल पियर्सन मेथड इज बेस्ड ऑन द कोवेरियंस। अब कोवेरियंस का देखिए फॉर्मूला क्या है।
कोवेरियंस, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आगे आने वाला है, ठीक है। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ x माइनस मीन इंटू में y माइनस मीन। वही चीज है, x माइनस मीन और y माइनस मीन को हम लोग कह सकते हैं छोटा x और छोटा y, यस और नो कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग ये भी कह सकते हैं कि समेशन ऑफ x इंटू में y बन जाएगा डिवाइडेड बाय n, हो सकता है कहीं ना कहीं हो सकता है। तो वही dx और dy हो गया, क्योंकि ये क्या निकल रहा है, डिफरेंस निकल रहा है कि मीन से एक इंडिविजुअल सीरीज का इंडिविजुअल आइटम कितना डिफर कर रहा है, यही बताएगा, ठीक है। तो वही आ गया dx और dy, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई अपॉन में n माइनस में मीन और माइनस y का मीन, ठीक है। तो ये अपने लिए वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं होता है। जो मेन फॉर्मूला जो क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में वो आएगा इस फॉर्मूला से। तो क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ कोवेरियंस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोवेरियंस का देखो, कोवेरियंस को का मतलब कुछ जुड़ाव है ना। तो कोवेरियंस क्या किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम लोग जो कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में उसे एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। एज मैग्नीट्यूड ऑफ द कोवेरियंस बिकम्स ग्रेटर हायर विल बी द डिग्री। जैसे जैसे आपका कोवेरियंस कैसा होगा, ज्यादा होता रहेगा, आपकी जो डिग्री है कोरिलेशन की वो कैसी होती रहेगी, हायर होती रहेगी। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो आपका कोवेरियंस है अगर वो क्या है ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, जो आपकी डिग्री है वो कैसी होती रहेगी, हायर होती रहेगी। लेकिन अगर कोवेरियंस आपका कम है, इसका मतलब एसोसिएशन, दो वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन अगर कम है तो क्या होगा, लो डिग्री कोरिलेशन हो जाएगी। यही बात कह रहे हैं, कोवेरियंस के बढ़ने से डिग्री ऑफ कोरिलेशन बढ़ेगा, कोवेरियंस के कम होने से डिग्री ऑफ कोरिलेशन कम होगा, खत्म, ठीक है। यही चीज है। विद पॉजिटिव साइन ऑफ कोवेरियंस कोरिलेशन विल बी पॉजिटिव। तो अगर कोवेरियंस क्या है पॉजिटिव साइन में, तो कोरिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ऑन द कंट्रेरी कोरिलेशन विल बी नेगेटिव इफ द साइंस ऑफ द कोरिलेशन कोवेरियंस इज नेगेटिव। अगर पॉजिटिव कोवेरियंस है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, अगर कोवेरियंस नेगेटिव है तो नेगेटिव ही कोरिलेशन भी होगा, बात खत्म, ठीक है जी। अब आओ यहाँ पे इसका फॉर्मूला, सबसे मेन फॉर्मूला और बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला और बहुत ज्यादा एग्जाम में आने वाला फॉर्मूला, ठीक है। देखिए क्या है, आर का मतलब क्या है, कोरिलेशन है, इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू में समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर। इतनी चीज है, ये अपने को याद करना है, सिंपल सी चीज ये याद करना है। अब फॉर्मूला याद रहेगा, स्टैट्स में एक चीज याद रखना, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई भी निकाल सकते हो। अगर आप चाहे आप +2 में हैं अभी, आप चाहे या फिर कह लो बीकॉम में, एमकॉम में, किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो डायरेक्ट टिक करेंगे, फॉर्मूला याद है तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है आपका, ठीक है, रिटन वाला, तो उसमें आप फॉर्मूले के थ्रू आप अपना क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा फॉर्मूला जो है वो स्टैट्स का एक नींव है, इन फॉर्मूलाज को अपने को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कहता है फॉर्मूला, क्या कहता है, आर क्या है, आर अपने पास है समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई अभी करके दिखाऊंगा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट है, किसका स्क्वायर करना है अपने, समेशन ऑफ छोटे एक्स का स्क्वायर इंटू में समेशन ऑफ छोटे वाई का स्क्वायर, ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन क्या कहते हैं, मान लो आपके पास दिया हुआ है x दिया हुआ है और आपके पास दिया हुआ है y, ठीक है। x आपके पास दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 और 8, और y आपको दिया हुआ है 4 4 7 8 9 10 14 और 18, ठीक है। तो अब इसका निकालो कैसे, देखो हमारे पास सबसे पहले हमको चाहिए क्या, x मतलब छोटा x, इसका मतलब हमें x माइनस मीन करना होगा, हमें क्या करना होगा, x माइनस मीन। तो सबसे पहले इन दोनों का मीन निकाल लेते हैं, x का मीन और y का मीन निकालेंगे। x का मीन, ये इस पूरे का टोटल क्या आ रहा है 35। अब 35 को 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आगे आपके पास, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मीन क्या आ जाएगा अपने पास, ये अगर 7 है तो मीन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इस पूरे का टोटल क्या आ रहा है हमारे पास, इस पूरे का टोटल आ रहा है 70, ठीक है। और 70 वही चीज 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास मीन आ गया 10। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि जो मीन ऑफ y है वो कितना आया 10, और जो मीन ऑफ x है वो कितना आया अपने पास 5, क्लियर है। अब x माइनस मीन करेंगे, क्या करेंगे, x माइनस मीन करेंगे, तो एक बार करना 5 माइनस 2 माइनस 5, तो ये क्या आएगा -3 आएगा, 3 माइनस 5 होगा तो -2 आएगा, 4 माइनस 5 होगा तो -1 होगा, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1,
7 माइनस 5 2 और ये 8 माइनस 5 3, ठीक है। और हमने देखा था एक प्रॉपर्टी याद आ रही है आपको, x माइनस मीन जब भी करेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। तो ये देखो 3 से +3 से -3 कट गया, +2 से -2 कट गया और -1 से +1 कट गया, तो 0 आ गया। ये प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इस x का स्क्वायर कर देंगे। ये जो अपने पास x निकला इसे कहते हैं x, छोटा x, ये बड़ा x है, छोटा x है, तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 3 3 9, 2 2 4, 1 0 1 4 और 9। अब इसका अगर आप पूरा के टोटल करते हैं तो ये आ गया आपके पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 28, ठीक है। तो 28 ये आ गया आपके पास। इसी तरह अगर आप y का निकाले तो y मीन हमने निकाल लिया है, ठीक है। y मीन निकाले तो y माइनस y मीन करेंगे। अब y माइनस y मीन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, अब देखिए 4 माइनस 10 माइनस का 6, यहाँ पे -3 आ जाएगा, फिर उसके बाद -2 -1 10 माइनस 10 0 14 माइनस 10 4 और ये 8, ठीक है। इस पर क्या आएगा, कुछ आ सकता है, नहीं सर नहीं आ सकता, क्योंकि ये सारे के सारे आपस में कट जाएंगे, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब हम सीरीज में से उसके मीन को माइनस करेंगे तो टोटल क्या आएगा, हमेशा हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या निकल गया, छोटा y निकल गया। अब तो छोटे y का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36, 3 3 9, 2 2 4, 1 0 16 और 64, ठीक है। तो अब इस पूरे का टोटल क्या आया, 130 आया। अभी हमारे पास क्या निकला, x का स्क्वायर निकला एंड y का स्क्वायर निकला, लेकिन 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 हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए पूरा xy। ये देखो हमें चाहिए पूरा xy, x इंटू में y, x स्क्वायर हमारे पास निकल गया, y स्क्वायर हमारे पास निकल गया, x इंटू में y चाहिए। इसका मतलब x और y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, समझ रहे हैं। x और y का मल्टीप्लाई क्या है, मतलब कि इस वाले को, ये जो x आया हमारे पास, इसको और ये जो y है इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 3 18 x इंटू y, तो 6 3 18 आ गया, ये आएगा अपने पास 6, ये आ गया अपने पास 2, ये आ गया अपने पास तो 0, ये तो 0 आ जाएगा, ये भी इधर भी 0 है तो ये भी 0 आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 8, ठीक है। क्या आ गया 8 और ये आ गया 24। अब इन सभी का अगर हम टोटल करते हैं तो इन सभी का टोटल क्या आ रहा है, समेशन ऑफ एक्स वाई क्या आ रहा है अपने पास, 58 आ रहा है। क्या आ रहा है 58, एक सेकंड 58, ठीक है। तो अब इसका अगर हम फॉर्मूले में इसको पुट करें तो फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला ये था समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट पूरे का समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटू में था, इंटू था अपने पास, इंटू में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स वाई क्या निकला, देखो एक्स वाई क्या निकला 58 निकला, ये रहा अपने पास क्या निकला 58 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हमारे पास क्या आया 28 आया, ये आ गया 28, इंटू में वाई का स्क्वायर क्या आया 130 आया, 130 आया, और इस पूरे का अंडर रूट था। अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 58 डिवाइडेड बाय 3640 का अंडर रूट, और 3640 जो होता है वो अंडर रूट अगर हम जब इसको खत्म करेंगे तो वो आएगा अपने पास 60.3, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा 58, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा 0.95 और 96 के अराउंड आएगा ये, तो 0.95 आ जाएगा ये। तो ये आ गया आपका क्या पॉजिटिव में आया आंसर, तो ये क्या हाई डिग्री है, क्या है हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, क्या है हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, लेकिन उन क्वेश्चन को करने के पीछे आपको हमेशा फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला इसका है, क्या है समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू में समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट मतलब नीचे वाले का पूरे का अंडर रूट, ऊपर वाले का नहीं, ऐसे नहीं है, ये नीचे वाले का, ठीक है। चलो अब इसमें ना एक मेथड तो हमारे पास था ये एक्चुअल मीन मेथड। अब दूसरा आता है मेथड बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एक्चुअल डाटा, जब एक्चुअल डाटा के बेस पे करते हैं। ये मेथड हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका याद रखना है, क्योंकि एक बार एग्जाम में इसका सिर्फ नेम पूछा गया था। प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड भी इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड भी इसे कहा जाता है, बस इतनी चीज याद रखनी है अपने को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ अजम्पशंस है, अजम्पशंस ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो क्या कुछ अजम्पशन है, पहला है अफेक्टेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। अब क्या कह रहे हैं, जो आपका ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो ना लार्ज नंबर से अफेक्ट करता है, कि लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज से, किससे इंडिपेंडेंट कॉजेज, लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज से ये क्या करता है इफेक्ट करता है। तो क्या लिखा है सीरीज और वेरिएबल विच आर कोरिलेटेड, जो भी आपके पास सीरीज है, जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं वो क्या है एक दूसरे से कैसी होंगी कोरिलेटेड होंगी, कैसी होंगी कोरिलेटेड होंगी, ओके।
जो वो क्या होंगी, आर अफेक्ट करेंगे किससे, लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर से डेट रिजल्ट इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या कह रहे हैं, जब भी आपका ना कोई जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लार्ज नंबर से जब कोई चीज अफेक्ट होती है ना, इसका मतलब क्या है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा बनेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। समझ रहे हो कि आपकी चीजें मान लो क्या है, इफेक्ट करिए, मान लो यहां से ऐसे अफेक्ट करती जा रही हैं, इफेक्ट करिए, एक पीक पे पहुंची और उसका कम इफेक्ट करते हुए एक उसी पॉइंट पे आ गई। तो ये कैसा कर्व है सर, ये नॉर्मल कर्व है जहां पे हमारा मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है। तो यही तो बात कह रहे हैं कि अफेक्ट करेगा लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोजेस से। जब भी आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो कैसा हो, लार्ज नंबर से जो इंडिपेंडेंट कोजेस हैं बहुत सारे हैं और उनसे क्या करेगा, इफेक्ट होगा, तो वहां पे क्या बनेगा, आपका नॉर्मल कर्व बनेगा। क्लियर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। फिर है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देयर इज ए कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्सेज अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स इन द टू सीरीज। अब देखो एक बार देखो अजम्पशंस हैं ये, ध्यान सुनिएगा, मैं इस पॉइंट पे आऊंगा। अभी अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है और तुम थोड़ा सा एनालाइज कर पा रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में भी वही क्वेश्चन आएगा जो मैं बताने लगा हूं अभी। ठीक है, तो देखो ये बात करें अजम्पशन की, लेकिन हमने देखा था कि कोरिलेशन जो होता है वो कभी भी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता ही नहीं है। ये कौन बताएगा, रिग्रेशन बताएगा। ध्यान आया, इसीलिए ना ये पहले इसने अजम्पशन ले तो ली, लेकिन बाद में कार्ल पियर्सन ने कहा कि ये ना एक बड़ी खराब अजम्पशन ली है मैंने, तो ये अजम्पशन गलत है। क्लियर है। फिर है लीनियर रिलेशनशिप। टू वेरिएबल्स आर लीनियरली रिलेटेड, प्लॉटिंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन ए स्कैटर डायग्राम यील्ड ए स्ट्रेट लाइन। तो आप जब भी स्कैटर डायग्राम में इसे करेंगे तो क्या ये कैसा बनेगा, एक लीनियरली रिलेटेड, मतलब जो दो वेरिएबल्स हैं वो कैसे होंगे, लीनियर रिलेटेड होंगे, लीनियर रिलेशनशिप मेंटेन करेंगी और यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसे बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन यहां पर बनेगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज। लिमिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पहला क्या है, लिमिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लिमिट्स हमने शुरुआत में देखा सबसे फर्स्ट लेक्चर में कोरिलेशन के कि इसकी जो डिग्री होगी, इसकी जो रेंज होगी वो कैसे होगी, -1 से लेकर +1 के बीच में होगी। तो वही है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 एंड +1। सिंबॉलिकली इसे कैसे कहेंगे, -1 से इससे क्या होगी, कम या इक्वल होगी r के, मतलब यहां पे क्या है कोरिलेशन है, और ये क्या होगा, ज्यादा होगा कैसे, सॉरी कम होगा कैसे, मतलब एक सेकंड रुकिए, उल्टा बोल दिया मैंने। यहां पे क्या है, -1 जो है वो क्या होगा, कम होगा r से या इक्वल होगा r से, और r जो है कम होगा या इक्वल होगा +1 से। तो ये होती है सिंपल सी याद करने की सिंपल चीज है कि -1 से लेके +1 के बीच में ये इसकी जो डिग्री है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। दिस इंप्लाइज r कैन नेवर एक्सीड +1 एंड नेवर बिकम लेस देन -1। ठीक है। इट लाइज बिटवीन +1 एंड -1। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि आप ना तो ये कभी भी -1 के इधर जाएगी और ना ही +1 के कभी इधर जाएगी, हमेशा इसके बीच में ही वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। फिर है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। मैंने आपको बार बार कहा है कि ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन और स्केल से बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिफ्टिंग द ओरिजिन और स्केल डज नॉट अफेक्ट, ओरिजिन और स्केल दोनों के दोनों अफेक्ट नहीं होते इन एनी वे ऑफ द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो अगर हम बात कर रहे कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, तो वो कैसी है, इंडिपेंडेंट है किस से, स्केल से भी और ओरिजिन से भी। इसका मतलब प्लस और माइनस से भी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से भी ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। इफ द स्केल ऑफ द सीरीज इज चेंज और द ओरिजिन इज शिफ्टेड देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज। ठीक है। तो वही चीजें हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल भी इसका बार बार करके दिखा दिया है। फिर है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब हमने ज्योमेट्रिक मीन किया था, उस वक्त भी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि r जो होता है वो किसके इक्वल होता है, bx इंटू में by के पूरे के अंडर रूट के इक्वल होता है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट byx एंड bxy। ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ bxy इंटू में byx हो जाएगा। तो हमने ये चीज ज्योमेट्रिक मीन में भी देखी थी। चलिए इसके बाद बात करते हैं, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये क्या है, ये x और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0 बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। समझ रहे हो। अगर क्या है,
एक्स और वाई क्या है, आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो वहां पे क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो कैसा होगा, 0 होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा कर देते हैं हम लोग तो कभी भी इसका जो है वो ऐसा नहीं होगा, मतलब वो हमेशा जो है इंडिपेंडेंट होगा, वो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्योर नंबर की। प्योर नंबर मतलब आर का मतलब क्या है, यहां पर कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या है, प्योर नंबर है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट। दिस इंप्लाइज दैट इवन इफ द two variables are expressed in two different units of measurement, that is rainfall in inches and yield of crops in quintals, the value of correlation coefficient comes out with pure number। तो जब भी हम लोग दो वेरिएबल्स में क्या करेंगे, कोरिलेशन मेंटेन करेंगे, तो वहां से क्या होगा, वहां से जो भी हमारे पास एक क्वांटिटेटिव वैल्यू निकल कर आएगी वो कैसे निकल कर आएगी, इन प्योर नंबर्स में आएगी। कैसे निकल कर आएगी, प्योर नंबर में आएगी। Thus it does not require that the units of the both the variable should be the same। क्लियर, आगे बढ़िए। सिमेट्री, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स x एंड y इज सिमेट्री, rxy इक्वल टू ryx हो जाएगा, rxy इक्वल टू ryx हो जाएगा। इनका जो अभी मेन चीजें है ना, आप रिग्रेशन में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, बस चीजों को यहां से पढ़ते चलिए, समझते चलिए, जो चीजें नहीं समझ में आ रही ना वो कमेंट में पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए। इट मीन्स दैट आइदर वी कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y और बिटवीन y एंड x द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिमेन द सेम। तो सिमेट्री रहेगी हमेशा, चाहे आप ryx कर लो चाहे आप rxy कर लो। ठीक है जी, तो ये कैसे होंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा बता दूं आपको, मैंने पूरा पेपर 1 आपको इसी चैनल पर रिवीजन करवाई हुई है और आप पेपर 2 की भी अधिकतर वीडियोस जो हैं वो कॉमर्स क्लासेस विद मुस्कान के साथ आप देख सकते हैं। इस पूरे के पूरे रिवीजन आप अच्छे से कर सकते हैं एग्जाम से पहले। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे 74948440 पर कॉन्टैक्ट करके भी बता सकते हैं कि हाँ आपको नोट्स परचेज करने हैं। ठीक है जी, और रिवीजन करके जरूर जाइएगा पेपर 1 एंड पेपर 2 की, और जैसे जैसे डिटेल्ड नोट्स और डिटेल्ड स्टडी मटेरियल कह लीजिए और जो आपकी वीडियोस हैं वो आपको साथ साथ प्रोवाइड कराई जा रही है, तो अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करते हुए चलिए। ठीक है, जरूर होगा आपका JRF, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रोबेबल एरर। क्या है, प्रोबेबल एरर, एक सेकंड रुकिए। हाँ, आओ, प्रोबेबल एरर एंड कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए पहले क्या, प्रोबेबल एरर से पहले हमें पढ़ना होता है स्टैंडर्ड एरर। क्या पढ़ना होता है, स्टैंडर्ड एरर। तो देखिए सैंपल का ना, हमने देखा था कि सैंपल का जो स्टैट्स होता है वो इक्वल होना चाहिए पॉपुलेशन के पैरामीटर के। क्या हमने ये देखा था कि नहीं देखा था? जी सर देखा था। अगर सैंपल का स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन के पैरामीटर के इक्वल है तो हमारी जो रिसर्च है वो बिल्कुल सही जा रही है। ये हमने रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ा था, यूनिट नंबर 2 ऑफ पेपर 1, हाँ या ना, पढ़ा था। सैंपल का स्टैट्स पॉपुलेशन के पैरामीटर के इक्वल होना चाहिए, ये हमने स्टैटिस्टिक्स के शुरुआत में भी पढ़ा था। तो ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे, आप अगर सैंपल उसमें पॉपुलेशन में से पहले सैंपल लेंगे तो सैंपल का क्या निकालेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे। सैंपल का कोरिलेशन निकालने के बाद आपके पास ना कुछ स्टैंडर्ड एरर निकलेगा। उस स्टैंडर्ड एरर की हेल्प से आप लोग क्या निकालेंगे, प्रोबेबल एरर निकालेंगे। उस प्रोबेबल एरर का जो भी कोरिलेशन आएगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, एक रेंज प्रोवाइड करेगा। प्रोबेबल एरर एक रेंज प्रोवाइड करेगा जिसमें पॉपुलेशन का कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना, पहले इतना पढ़ो पहले, ठीक है। कहता है सैंपल का कोरिलेशन निकालेंगे, ठीक है सर निकाल लिया। सैंपल के कोरिलेशन के बिहाफ पे स्टैंडर्ड एरर निकाला। क्या निकाला, स्टैंडर्ड एरर निकाला। एक सेकंड रुको, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। हाँ देखो, आपने क्या निकाला, एक आपने इतना बड़ा पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में से इतना लिया सैंपल, इस सैंपल का आपने क्या निकाला, कोरिलेशन निकाला। इस कोरिलेशन के बिहाफ पे आपने स्टैंडर्ड एरर निकाला। स्टैंडर्ड एरर के बिहाफ पे आपने प्रोबेबल एरर निकाला, और प्रोबेबल एरर आपको एक रेंज डिसाइड करके देगी। इस रेंज में, ये मान लो रेंज क्या है, यहां से लेकर यहां तक है, तो इस रेंज में आपके जो पॉपुलेशन का कोरिलेशन है वो एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? सैंपल का कोरिलेशन निकाला, सैंपल के कोरिलेशन से स्टैंडर्ड एरर निकाला, स्टैंडर्ड एरर से प्रोबेबल एरर निकाला, प्रोबेबल एरर आपको रेंज डिसाइड करेगा। उस रेंज में ही आपके पॉपुलेशन का जो पैरामीटर, पॉपुलेशन का जो कोरिलेशन है वो एग्जिस्ट करेगा। सिंपल सी चीज, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक दो बार और सुनोगे अच्छे से सारा समझ में आ जाएगा। आओ दोबारा आओ। कहते हैं
ये कर दिया तो रेंज आएगा अपने पास जिसमें पॉपुलेशन का आर मतलब पॉपुलेशन का जो कोरिलेशन है वो लाई करेगा। तो कहता है टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन प्रोबेबल एरर इज यूज्ड। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो ज्यादा अच्छा है मतलब रिलायबल है भी या नहीं है उस चीज को चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रोबेबल एरर का यूज करते हैं। द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रोबेबल एरर। मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब बार बार आया है, 100% आएगा क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो हर बार बना, 2021 के क्वेश्चन में 2021 का जो रिसेंट एग्जाम हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया, उसकी सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया, उसके थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया। कहां से, एक में पूछ लिया प्रोबेबल एरर और दो में पूछ लिया आपसे स्टैंडर्ड एरर। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इनका फॉर्मूला पूछा गया, इनका मतलब नहीं पूछा गया कभी भी, इनके फॉर्मूलास पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ठीक है। आओ क्या है प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होगा, देखो स्टैंडर्ड एरर का पहले फॉर्मूला याद करो, प्रोबेबल एरर का थोड़ा सा अपने आप हो जाएगा या थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ जाएगी, देख लेते हैं। पहले आओ स्टैंडर्ड एरर, हमने पहले स्टैंडर्ड एरर निकालना है। ओके, स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगा, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन क्या हुआ, स्टैंडर्ड एरर हुआ। क्या हुआ, स्टैंडर्ड एरर हुआ। और अगर प्रोबेबल एरर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला हो जाएगा, बस इसके आगे क्या लग जाएगा 0.6745। देखियो 0.67 इकट्ठा चल रहे हैं और 45 इसे जस्ट पहले वाले 45 6745 याद हो जाएंगी चीजें, बस थोड़ी सी एक बार 5-7 बार पढ़ने की देर होती है, जुबान पे अपने आप आ जाती है। तो प्रोबेबल एरर क्या होगा 0.6745 इंटू में 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। और अगर स्टैंडर्ड एरर की बात करें तो यहां से इसको काट दो तो निकल जाए, बचा गया 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। क्या हुआ, स्टैंडर्ड एरर हुआ। तो स्टैंडर्ड एरर का एक बार दोबारा देख ले, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन, और प्रोबेबल एरर का 0.6745 इंटू में 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन क्या हुआ, आपका प्रोबेबल एरर हुआ। ओके, अब प्रोबेबल एरर क्या होता है, प्रोबेबल एरर हमेशा 2/3 होता है किसका, स्टैंडर्ड एरर का। ध्यान रखिएगा इस चीज को, प्रोबेबल एरर इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे। स्टैंडर्ड एरर का जो 2/3 पार्ट होगा वो क्या होगा, प्रोबेबल एरर होगा, जो प्रोबेबिलिटी के साथ आया है एरर, ठीक है। तो पढ़ो, यूटिलिटी ऑफ प्रोबेबल एरर क्या है, प्रोबेबल एरर इज यूज्ड टू इंटरप्रेट द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसका हम लोग यूज किस लिए करते हैं, ताकि हम लोग जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है उसे क्या कर सके, इंटरप्रेट कर सके। इंटरप्रिटेशन ऑफ आर विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबल एरर इज मेड क्लियर बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। कैसे, जब आपका आर जो है वो 6 प्रोबेबल एरर से अगर क्या हुआ, ज्यादा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, आपका कोरिलेशन क्या है, वो कोरिलेशन जो है वो 6 प्रोबेबल एरर से क्या है, ज्यादा है, तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा उसे क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, सिग्निफिकेंट माना जाएगा। और अगर कोरिलेशन जो आपका कोरिलेशन है वो कम है 6 प्रोबेबल एरर से, तो आपका कोरिलेशन कैसा माना जाएगा, इनसिग्निफिकेंट माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, काम चला लेंगे, ज्यादा कोई गैप नहीं है। लेकिन अगर इनसिग्निफिकेंट है मतलब हम लोग यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं, जो भी आंसर आया है, जो भी वैल्यू आई है वो कैसे आई है, गलत आई है। दिस मीन्स देयर इज नो एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन इन बोथ द सीरीज। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू है ये गलत है, ये कह लो कि जो भी कोरिलेशन मेंटेन होना चाहिए था उसके रिगार्डिंग हमें कोई भी किसी भी तरीके का एविडेंस नहीं मिला है। इसका मतलब यहां पर कैसा कोरिलेशन है, जीरो कोरिलेशन है या फिर एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है। तो याद रखिएगा आर जो है अगर वो ज्यादा है 6 प्रोबेबल एरर से, तो आपका कोरिलेशन जो है वो कैसा होगा, आपका सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर कोरिलेशन जो है वो कम है 6 प्रोबेबल एरर से, तो कोरिलेशन कैसा होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसा होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। ओके चलिए, अब ये प्रोबेबल एरर ऑल्सो डिटरमाइंस द अपर एंड लोअर लिमिट। प्रोबेबल एरर क्या बताएगा आपको, अपर लिमिट बताएगा और लोअर लिमिट बताएगा, विद इन विच द कोरिलेशन ऑफ रैंडमली सैंपल सेलेक्टेड सैंपल फ्रॉम द सेम यूनिवर्स विल फॉल। तो मैंने आपको देखो यहां बताया कि हम क्या करेंगे, प्रोबेबल एरर निकालेंगे। प्रोबेबल एरर हमें क्या बताएगी, रेंज बताएगी जिसमें पॉपुलेशन का कोरिलेशन लाई करेगा। तो सॉरी तो यही चीज कह रहा है कि आपको अपर लिमिट बताएगी और लोअर लिमिट बताएगा, जिसमें आप सैंपल के थ्रू जो भी कोरिलेशन निकाल रहे थे कोरिलेशन, वही वाला उसमें उसके अंडर, उस रेंज के अंदर क्या निकलेगा, यूनिवर्स का जो कोरिलेशन है वो एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, तो अपर लिमिट इज इक्वल टू आर प्लस में प्रोबेबल एरर और लोअर लिमिट इज इक्वल टू आर माइनस में प्रोबेबल एरर हो जाएगा।
ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं स्पीयर्समैन कोरिलेशन मेथड की। हमारा एक मेथड कंप्लीट हो चुका है जो सबसे मेन था और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड था। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं अब इसके बाद स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड की। देखिए स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड में ना एक छोटा सा डिफरेंस है। एक इसका फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला जो इस चैप्टर में फॉर्मूला है ना कोरिलेशन में, इसमें सारे के सारे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और बार बार रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर में तो मतलब इसकी मतलब निहायती ऐसे रेल बना रखी है इस फॉर्मूला की। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, याद जरूर करना। आइए देखिए क्या कहता है, दिस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन वाज प्रोपाउंड बाय किसने दिया इसको, प्रोफेसर स्पीयर्समैन इन 1904 में दिया। तो इनका पूरा नाम क्या था, प्रोफेसर चार्ल्स एडवर्ड स्पीयर्समैन था। ठीक है, बाय दिस मेथड कोरिलेशन बिटवीन क्वालिटेटिव डाटा नेमली ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। इसका मतलब यहां से अगर आप देख सको तो यहां पे क्या क्वांटिटेटिव डाटा की बात हो रही है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात हो रही है, क्वांटिटेटिव की बात हो रही है, क्वालिटेटिव की बात हो रही है, सर क्वालिटेटिव की बात हो रही है। इसका मतलब हम लोग यहां पे क्या चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे। कैन बी कंप्यूटेड सच टाइप्स ऑफ वेरिएबल कैन बी असाइंड रैंक्स बट देयर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। अभी आ गया, हमने ऊपर देखा कि क्वालिटी चेक करेंगे, क्वांटिटी की बात नहीं होगी। तो वही कह रहे हैं कि हम यहां पे क्या करते हैं, रैंक डिसाइड करते हैं, रैंक असाइन करते हैं। यहां पर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की कोई भी जगह नहीं है, यहां पर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं होता है। दस रैंक कोरिलेशन मेथड इन सच केसेस, तो क्या होगा, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इनटू में n स्क्वायर माइनस में 1। ये फॉर्मूला आपको याद होना ही होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इनटू में n स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक है, अच्छा इसको कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया, n क्यूब माइनस में n हो गया, सिंपल। ठीक है, चलो आओ देखो, द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 से +1। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। आओ इसका एक बढ़िया सा एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा बहुत आसान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मान लो आपके पास एक दिया हुआ है x और एक दिया हुआ है y। ठीक है, x की वैल्यू है 8, 7, 6, 3, 2, 1, 5 और 4। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी हुई, 8 हुई। ओके, y में अगर देखें तो y में क्या होगा, हमारे पास y हमको दिया हुआ है 7, क्या दिया हुआ है 7, 5, 4, 1, 3, 2, 6 और 8। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये तो हुआ x, ये क्या हुआ y। अब हमने करना क्या, हमने ना यहाँ पर रैंक लगानी है। कैसे करनी है, रैंक लगानी है। ठीक है, तो देखिए रैंक लगाने का मतलब क्या है कि आपके पास जो x और y है इसमें से आपको ना माइनस करके d निकालना है। d का देखो जो d है ना अपने पास, ये d निकलता कैसे है, जो r1 है और r2 है इन दोनों में से आपस में माइनस कर दोगे। r1 का मतलब ये वाली सीरीज और r2 का मतलब ये वाली सीरीज। ठीक है, तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d निकालने का फॉर्मूला होता है r1 माइनस में r2। तो 8 माइनस 7 अगर हम करें तो 1 आ गया, यहां से 2 आ गया, यहां से 2 आ गया, फिर उसके बाद यहां से 2 आ गया, फिर 2 माइनस 3 -1 हो गया, -1 माइनस 2 -1 हो गया, 5 माइनस 6 -1 हो गया, और 4 माइनस 8 -4 हो गया। तो हमने वैसे भी देखा कि हम जब ऐसा करते हैं, प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी देख ली, तो यहाँ पे हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अब इसका क्या करेंगे, डी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी का स्क्वायर चाहिए। देखो ये लिखा हुआ डी स्क्वायर चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू की चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए। तो डी का स्क्वायर कर देंगे 1 4 4 4 1 1 1 और 16। तो इसका टोटल क्या है अपने पास, 8 36 32। ठीक है, तो क्या आ गया, ये 32 आ गया। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर हमारे पास क्या आया, 32 आ गया। ठीक है जी, अब आर का हमने फॉर्मूला क्या देखा, 1 माइनस में 6 समेशन, अच्छा 6 क्यों लिया, 6 वहां पे अपने पास फॉर्मूला था और ये फॉर्मूला इलेबोरेट किया हुआ है। इसके बारे में फिर हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, अभी फॉर्मूला के थ्रू बस क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास, n क्यूब लिख दूं, सिंपल लिख दूं, n क्यूब माइनस n है ना, क्योंकि n स्क्वायर इंटू में n करो और बाहर जो n पड़ा उसके साथ मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट कर दो, इससे बढ़िया। तो अपने पास फॉर्मूला अपने पास ये है, तो r का निकल जाएगा। अब निकलेगा कैसे, 1 माइनस में 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है, 32 है। तो 32 के साथ आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे। ठीक है, डिवाइडेड बाय n क्यूब, मतलब 8 है अपने पास, नंबर ऑफ आइटम्स 8 है, तो 8 का क्यूब माइनस में 8 करोगे। ठीक है, इस जब इसके थ्रू हमने ये चीज कर दी, तो अब इसको कैलकुलेट करने पे आपके पास क्या आया, 1 माइनस में 192 डिवाइडेड बाय 504 आया। आप जब इसे इस पूरे को सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आई 1 माइनस में
0.381 और इसे इसमें से अगर 1 माइनस 0.381 करेंगे तो क्या आएगा 0.619। तो 0.619 कहां पे एग्जिस्ट करती है, कहां एग्जिस्ट करती है, 0.7 से कम है और 0.25 से ज्यादा है। इसका मतलब कैसी है ये मॉडरेट डिग्री। अच्छा ये प्लस में आया कि माइनस में आया है, माइनस में आया कि प्लस में आया है, सर प्लस में आया है, तो क्या हो जाएगी ये मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन ये हो जाएगी। ठीक है, आसान है मेथड, कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल नहीं है, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। एक्स और वाई दिए, इसमें से आपस में करो और इसको रैंक देने के बाद क्या हुआ आपके पास डी का स्क्वायर निकाला, डी का स्क्वायर निकाल के फॉर्मूले में पुट किया और फॉर्मूले से पुट होकर जो भी आंसर आया उसको देख लो कि ये कौन सी डिग्री में है। हमने डिग्री करी थी 0 डिग्री कोरिलेशन, फिर लो डिग्री, फिर मॉडरेट डिग्री, फिर हाई डिग्री और फिर परफेक्ट। तो हमारे पास अभी मॉडरेट में आ रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं आज हमने क्या कुछ किया। आज हमने किया सबसे पहले तो आइडियल मेजर किया, सबसे बेस्ट मेजर किया अलजेब्रिक मेथड में। अलजेब्रिक मेथड में अभी दो जो मेथड्स हैं वो रह रहे हैं, हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किया, ये सबसे बढ़िया मेथड है। क्यों बढ़िया मेथड है? क्योंकि ये मीन पे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस है, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव मेथड है, इसका एक रिजिड फॉर्मूला है और इसका एक बड़ा अच्छा नाम है, क्या है? पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने इसलिए इसको कहा क्योंकि ये कैसा है, रिलेटिव मेजर है, ठीक है। ये हमको डायरेक्शन भी बताएगा, ये हमें डिग्री भी बताएगा और ये एक आइडियल मेजर भी है। क्यों? क्योंकि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करता है। फिर हमने कोवेरिएंस देखा, कोवेरिएंस का इतना हमने एग्जिस्टेंस नहीं देखा, बस इतना देखना है कि कोवेरिएंस के बढ़ने पे डिग्री हमारी बढ़ जाएगी, कोवेरिएंस के कम होने पे डिग्री हमारी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद देखा कि मैग्नीट्यूड बताएगा हमें, ये सारा हमें क्या करना होगा, यहाँ एक्सप्रेस करता है हमें कोवेरिएंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला, कोरिलेशन फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर इनटू में समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। और मेथड जो एक्चुअल डाटा के बेस पे उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड कहते हैं। फिर हमने इसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन देख लिया। फिर अजम्पशन देखे थे कि लार्ज नंबर से जब भी क्या होगा, अफेक्ट होगा, तो हमेशा अपने पास कैसे बनेगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा। इसका मतलब नॉर्मल कर्व बनेगा। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, लेकिन हमने देखा था शुरुआत में कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कोरिलेशन ना बता के रिग्रेशन बताता है, इसलिए कार्ल पियर्सन ने इसे कहा कि ये कैसा है, एक बड़ा खराब मेथड है, मैंने बहुत गलत अजम्पशन ली हुई है। फिर क्या है, लीनियर रिलेशनशिप। अगर क्या होगा, दो वेरिएबल्स में बहुत अच्छा रिलेशन बन रहा है और उसे हम लोग स्कैटर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन वहां पर बन जाएगी। फिर बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में क्या हुआ कि -1 से लेके +1 के बीच में आपकी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। ओरिजिन से भी और स्केल से भी कैसी है ये, कैसा है ये, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है। फिर उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन क्या है, फिर r इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू में बी वाई एक्स हो जाएगा। फिर आगे बढ़े तो आगे क्या कहते हैं, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज उसके अगर उल्टा कर देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्योर नंबर में आता है, जो भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं उनके एसोसिएशन से जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो कैसे आएगी, एक प्योर नंबर में आएगी। सिमेट्री हमेशा रहेगा, चाहे आप एक्स वाई कर लो चाहे आर वाई एक्स कर लो, वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद हमने देखा प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर में। स्टैंडर्ड एरर हम लोग निकालते हैं, क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं। पहले स्टैंडर्ड एरर निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबल एरर निकालते हैं। प्रोबेबल एरर हमें एक रेंज बताएगा जिस रेंज में पॉपुलेशन का कोरिलेशन क्या होगा, लाई करेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, क्यों, ताकि हम लोग प्रोबेबल एरर निकाल सके। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या हुआ, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। और स्टैंडर्ड एरर के बाद प्रोबेबल एरर की बात करें तो प्रोबेबल एरर क्या होगा, 0.6745 इंटू में 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n हो गया। और प्रोबेबल एरर क्या होता है, 2/3 होता है किसके, स्टैंडर्ड एरर के। अगर स्टैंडर्ड एरर इतना है तो 2/3 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, प्रोबेबल एरर बन जाएगा। प्रोबेबल एरर में हमने देखा कि r अगर ज्यादा है 6 से प्रोबेबल एरर के तो वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, अगर कम है तो क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट माना जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का कोरिलेशन मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी स्पेसमैन कोरिलेशन मेथड की, जहां पे फॉर्मूला था बड़ा सही, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू में n स्क्वायर माइनस 1, या इसे n क्यूब माइनस n भी कह सकते हैं, ठीक है जी। चलिए इन्हें पढ़िए, अच्छे से समझ में आया प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक करना, नो प्रॉब्लम। आपका फीड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अपना अपना फीडबैक जरूर देके जाइए। लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ मत भूलिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।